हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक हमने कर लिया था, 1919 के यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हमने साइमन कमीशन पढ़ लिया था, हमने जो आपका सांप्रदायिक अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड है, उसको पढ़ लिया था। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें अपन देख लिए थे। अब इसके बाद अपन आते हैं 1935 के भारतीय शासन अधिनियम। ये सबसे महत्वपूर्ण है 1935 का। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 हमारा जो संविधान है उसमें 2/3 तो हमारा 1935 का ही लिया गया है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है अपने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आखिरकार कौन कौन सी बातें 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत रखी गई थी उनको अपन देख लेते। तो सबसे पहले जो अपने को पॉइंट मिलता है, ये बोला गया कि अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यानी पहली बार ये बोला गया कि ऑल इंडियन यूनियन का गठन किया जाएगा, अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। अब ये अपने में विवादास्पद है कि अखिल भारतीय संघ का आप गठन कैसे कर सकते हो, चूंकि अखिल भारतीय संघ के अंदर ब्रिटिश प्रांत तो रहेगा, ब्रिटिश क्षेत्र तो रहेगा, साथ में रियासतों को भी शामिल किया गया था। जो रियासत, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो 552 देशी रियासतें थी, या कि इससे ज़्यादा भी थी, इससे कम भी थी, अलग अलग जगह अलग अलग डाटा मिलता है। तो उसके आधार पर बोला जाता है कि 552 देशी रियासतें थी। तो ये बोला गया कि भाई अखिल भारतीय स्तर पर हम क्या करेंगे, भारत देश का हम पूरा पूरा गठन करेंगे। उसके आधार पर बोला गया कि अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश क्षेत्र भी पूरा शामिल रहेगा और रियासत भी शामिल रहेगा। तो भाई ये बताइए 1935 का ये समय था, क्या रियासत भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार थी? रियासत तो ये चाह रही थी कि भाई हमें क्या कर दिया जाए, हमें आज़ादी दे दिया जाए। और चूंकि 1935 में तो रियासत तो किसी प्रकार की कोई आज़ादी कुछ भी नहीं चाह रही थी, ना ही अपने देश का। वो तो केवल और केवल ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से हमारा शासन बचा रहे। तो वो एक ऐसा समय था जब कोई भी रियासत क्या भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो ये जो अखिल भारतीय संघ था, ये जो ऑल इंडियन यूनियन वाला था, ये कभी लागू ही नहीं हो पाया, कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ रियासत कभी शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं हुई। ठीक है। इसके अलावा ये पहली बार क्या किया गया था, सूचियां बनाई गई थी। पहली बार क्या बनाया था, शेड्यूल बनाया गया था कि अलग अलग सूचियां बना देते कि भाई जो संघीय सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है उसके लिए अलग, जो प्रांतीय सरकार है उसके लिए अलग, इस प्रकार की अलग अलग सूचियां बना देते कि कौन कौन से विषय हम किस किस सूची में हम डाल रहे हैं, किस किस सूची में डाल रहे हैं। तो पहली बार किस चीज के बारे में बात किया गया, अनुसूचियों के बारे में बात किया गया, शेड्यूल के बारे में बात किया गया। तो इसके आधार पर एक संघ सूची बनाई गई, एक प्रांतीय सूची बनाई गई और एक समवर्ती सूची। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट और इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इस तरीके से क्या किया गया, अलग अलग सूची बना दी गई। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, जो इन तीनों सूची के अंतर्गत नहीं थी, वो अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथ में आ गई। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को सौंप दी गई। यानी संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, इसके अलावा अगर कुछ और विषय हैं, कुछ और सब्जेक्ट हैं, तो उनको किसके अंतर रख दिया गया, उसको वायसराय के हाथ में दे देगा। भाई वायसराय के पास शक्ति है उसके ऊपर कानून बनाने की। तो इस तरीके से अलग अलग विषय रखे गए। अब देखो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत कितने विषय रखे गए, संघ अलग अलग जो थे उनके अंतर्गत कितने विषय रखे गए थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। संघ सूची के अंतर्गत 59 विषय रखे गए थे। संघ सूची के अंतर्गत कितने, 59 सब्जेक्ट, यानी अलग अलग सब्जेक्ट रखा गया था। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, फॉरेस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, इस तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट, न्यूज़पेपर हो गया, है ना, टेलीकॉम सेक्टर हो गया,
ये सारे जो सेक्टर थे, डिफेंस हो गए, ये सब क्या थे, ये सब संघ सूची के अंतर रख दिए। तो ऐसे 59 सब्जेक्ट रखे गए थे। प्रांतीय सूची के अंतर 54 विषय 54 सब्जेक्ट रखे गए थे प्रांतीय सूची के अंतर्गत, और संवर्ती सूची के अंतर्गत कितने 36 सब्जेक्ट। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट रखे गए थे। संघ सूची जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो विषय उसे संघ सूची के अंतर, जो उससे कम महत्वपूर्ण विषय है उसे राज्य सूची के अंतर्गत, और एक ऐसे विषय जो संघ और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उसे संवर्ती सूची। कि भाई ये संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको, संघीय सरकार को। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, जो राज्य वाली सरकार होगी, जो प्रांतीय सरकार है। और संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको, दोनों को। यानी यहां पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखो, संघ सरकार जो कानून बनाएगी और जो राज्य सरकार कानून बनाएगी, अगर किसी प्रकार का दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, दोनों अगर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वहां पे कौन सा कानून क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, कौन सा कानून मान्य रहेगा। तो याद रखिएगा वहां पे संघ वाला कानून मान्य रहेगा। कि अगर, ये मैं बोल रहा हूं कि अगर, यहां पे कर लेते हैं कि अगर किसी विषय पर अगर संघ और प्रांत दोनों ने कानून बना दिया, किसी विषय पर संघ और प्रांत दोनों ने कानून बना दिया, और दोनों एक दूसरे को क्या है, दोनों एक दूसरे को हस्तक्षेप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, तो वहां पे कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा, कौन सा कानून मान्य होगा, वहां कानून मान्य होगा संघ वाला। और जो राज्य वाला कानून है, जो प्रांत वाला कानून है, वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। तो इस आधार पर संवर्ती सूची का होता है। और बाकी संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार है किसको है, ये आपकी केंद्रीय सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। प्रांतीय सूची में किसको, राज्य को या कि प्रांत को अधिकार है। तो इस तरीके से अलग अलग सूचियां बनाई गई, अनुसूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति। और इसको लेकर के ही आप देखते हो, जब देश आजाद हो गया 1947 और जब हमारे संविधान बन गया, तो उसके बाद हमने इसी चीज को क्या किया, इसी चीज को हमने सीधे एडजेक्ट हमने रख दिया। और वहां पे हमने क्या किया, संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथ में थी, अब अवशिष्ट शक्तियां किसके, भारत देश में केंद्र सरकार के पास है, अभी का जो हमारा संविधान। तो इस आधार पर जो चीज 1935 की थी, उसी चीज को हमने हमारे देश के संविधान में रखा है, और अभी भी वो है। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी अनुसूचियों वाले। इसके अलावा बाद आगे और बढ़ते हैं, तो हमारे जो थर्ड पॉइंट था कि प्रांतों में क्या हो रही थी। देखो, इससे पहले प्रांतों में क्या थे, द्वैध शासन थी। प्रांतों में किस प्रकार का शासन था, जैसे 1919 में हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन था। द्वैध शासन मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ हस्तांतरित मामले थे और कुछ आरक्षित मामले थे, कुछ जो ट्रांसफर किए जा सकते और कुछ आपके रिजर्व मामले थे। तो इसको समाप्त कर दिया। इसको बोला गया कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन, जो द्वैध शासन था वो अब समाप्त। अब 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन नहीं है। जो पहले व्यवस्था की गई थी कि भाई, पहले व्यवस्था की गई थी कि हस्तांतरित मामले रहेंगे और आरक्षित मामले रहेंगे, तो ये दोनों को क्या कर दिया गया, ये दोनों को समाप्त कर देगा कि हस्तांतरित और आरक्षित मामले अब नहीं होंगे, बल्कि क्या रहेगा, प्रांत में उत्तरदायी सरकार, प्रांत में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। प्रांत में बोला गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें बनाना है प्रांत में, ठीक है। और इसके अलावा बोला गया कि भाई केंद्र में द्वैध शासन शुरू। यह बोला गया कि प्रांत से द्वैध शासन समाप्त कर देना है, ड्यूरेसी जो गवर्नमेंट है उसको समाप्त कर देना है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर देना। लेकिन ये कभी अपने में लागू नहीं हो पाया, ये याद रखिएगा। केंद्र में द्वैध शासन शुरू तो किया गया है, लेकिन अपने में कभी लागू नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ चूंकि जो सरकार थी, जो हमारे 1937 के जो इलेक्शन के बाद जो चुनी गई थी, वो 2 साल के लिए थी और उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय दिए नहीं गए थे केंद्र के अंतर्गत, इसलिए ये व्यवस्था कभी लागू ही नहीं हो पाई। तो ये हो गया आपका, एक तो प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्वैध शासन का समाप्त होना।
अब उस समय चलिए, उस समय 11 राज्य थे। उस समय कितने राज्य थे? 11 राज्य थे। अब 11 में से क्या कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका बना दी गई, यानी 2 सदन होंगे। जैसे अभी आपके में क्या है, कुछ कुछ राज्य जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इस तरीके से बोला गया उस समय कि भाई 11 राज्य में 6 राज्यों में क्या रहेगा, द्विसदनीय विधायिका रहेगी, यानी विधायिका भी रहेगी और विधान परिषद भी रहेगी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहेगी। तो उसको लेकर के अब आप देख लीजिए कौन कौन से राज्यों में द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई। तो ये 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका। अब ये कौन 6 राज्य थे, इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत और असम। ये 11 में से 6 राज्य थे जहां पे द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई थी, कि बंगाल हो गए, बिहार हो गए, मद्रास हो गए, बॉम्बे हो गए, संयुक्त प्रांत, असम। संयुक्त प्रांत वही क्षेत्र है जो आज के टाइम पे यूपी है। उस टाइम पे संयुक्त प्रांत नाम था, यूपी का जो आज उत्तर प्रदेश नाम है उस समय पे संयुक्त प्रांत नाम था। तो ये 11 में से 6 राज्यों में क्या कर दिया गया, द्विसदनीय विधायिका शुरू कर दी गई। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया एक पॉइंट। इसके अलावा कुछ, अब देखिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर, जो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन मंडल बनाया जा रहा था उसका और विस्तार किया गया है। 1935 में सांप्रदायिक आधार पर जो कम्युनल बेस्ड जो निर्वाचन मंडल बनाया जा रहा था, है ना, उसको क्या किया गया और उसको बढ़ाया गया। तो क्या उसमें बढ़ाया गया, ये देखिए कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडल को क्या किया गया, बढ़ाया गया। अब किस तरीके से बढ़ाया गया था, देखिए किन किन को और दिया गया, दलित, जो दलित जाति के थे। हालांकि दलित जाति के ऊपर क्या हो गया था, गांधी जी और अंबेडकर साहब दोनों के बीच में क्या हो गया था, दोनों के बीच में समझौता हो गया था, जिसको लेकर के ये वाली चीज उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। लेकिन अब चूंकि वो क्या कर रहे हैं, चूंकि उन्हें बांटो राज करो की नीति करनी है ना, तो इस आधार पर उन्होंने दलितों को भी क्या किया गया कि दलितों के लिए भी अलग एक निर्वाचन मंडल बनाया गया, लेकिन इस चीज को मान्य नहीं कर पाए थे। इसके अलावा महिला और इसके अलावा मजदूर, श्रमिक वर्ग, लेबर, तो ये तीनों के ऊपर भी क्या किया गया, तो सांप्रदायिक आधार पर इनके ऊपर भी निर्वाचन मंडल लगा लिया गया था कि भाई जो दलित जाति को हिंदू जाति से अलग करने के लिए ऐसा किया गया। महिला को क्या किया, महिलाओं को पुरुषों से अलग करने के लिए किया गया, बिकॉज ऑफ महिला भी क्या हो रही थी, स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभा रही थी। महिला स्वतंत्रता संग्राम में बहुत आगे खड़ी हुई थी। जैसे आपको देखने को मिलता है बहिष्कार, जब अपन बात करेंगे हिस्ट्री तो वहाँ देखेंगे किस तरीके से महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया, किस तरीके से महिलाओं ने दारू को एक तरीके से बैन करवाने में मदद की, किस तरीके से महिलाओं ने कपड़ा उद्योग के ऊपर जो विदेशी थे उनके ऊपर उन्होंने रोक लगाया। तो इस आधार पर बहुत ज़्यादा महिलाओं ने क्या किया था, अग्रणी भूमिका निभाई थी। गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके महिलाएं चली थी, है ना। तो इस आधार पर महिलाओं को भी क्या किया गया, थोड़ा उनको पुरुषों से अलग करने के लिए उनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल। इसके अलावा श्रमिक वर्ग, तो श्रमिक और पूंजीपति वर्ग दोनों को अलग करने के लिए और ये कहने के लिए भाई श्रमिक वर्ग अलग और पूंजीपति वर्ग अलग है, तो इस आधार पर उनको किया गया था। ठीक, तो इस आधार पर सांप्रदायिक आधार पर क्या किया गया, निर्वाचन मंडल। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि आरबीआई का गठन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन आपको किस एक्ट के तहत मिलता है, तो आरबीआई का गठन आपको 1935 के एक्ट के तहत मिलता है। आरबीआई एक्ट 1934 था और उसको कब लागू किया गया, आरबीआई का गठन किया गया 1935 में। तो ये अपने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय 1937 में संघीय न्यायालय की शुरुआत की गई थी, फेडरल जुडिशरी
की शुरुआत की गई थी। ठीक है, संघीय न्यायालय जिसका काम क्या रहेगा, संघ के मामलों का निपटारा करना। ठीक है, तो इस आधार पर उसको संघीय मामला, जो यूनियन जो विवाद थे उनका निपटारा करना किसका मामला था, संघीय न्यायालय। इसके अलावा एक पॉइंट और जो था हमने जो पढ़ा था कि आप देख रहे थे संघ लोक सेवा आयोग की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, यूपीएससी आ गए थे, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दिया गया था। लेकिन अब उसके साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन कर दिया गया है और साथ में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उसका भी गठन कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग या कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी भी क्या कर दी गई थी, इनकी भी शुरुआत कर दी गई थी। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया किस एक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई, तो याद रखिएगा 1935 के एक्ट के तहत यूपीएससी के साथ ही, यानी यूपीएससी की शुरुआत तो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी क्या कर दिया गया था, गठन कर दिया गया था। इसके अलावा और क्या चेंजेस किया गया था, राइट टू वोट, मताधिकार का अधिकार, राइट टू वोट यानी वोट देने के अधिकार का भी विस्तार किया गया था। और मताधिकार का अधिकार क्या कर दिया गया था, मताधिकार, राइट टू वोट, और बोला गया था पूरे के पूरे भारत देश में 10% लोगों को क्या है, मताधिकार का अधिकार है। 10% लोग यानी 100% की जनता में 10% जो वयस्क हैं उनको क्या है, मतदान का अधिकार, और 90% को क्या किया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। बिकॉज अब क्या था, चूंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर ही आप मतदान कर सकते हो। तो संपत्ति एक लेवल तक, जिसके पास संपत्ति, एक लेवल तक जिसने शिक्षा प्राप्त कर दी, एक लेवल तक जो कर जमा कर रहा है वही केवल वोट दे सकता है। तो उसका विस्तार करके उन्होंने क्या किया था, मताधिकार 10% तक कर दिया गया। तो ये कुछ आपके जो 1935 के फैक्ट हो गए है ना। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इतनी बातों को रखा गया था, अपने में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, चूंकि क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत अपन कर लें। अब इसके बाद अपना आता है एक अकेला एक्ट, जिसको हम बात कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारे पूरे प्रयासों का फल मिला क्या, कि हमें स्वतंत्रता मिली। जितने भी हमारे प्रयास किए गए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, उसका प्रयास, उसका क्या फल मिला, हमें स्वतंत्रता मिली। और वो स्वतंत्रता मिली तो उसके अंतर्गत कुछ एक्ट भी रखे गए कि कुछ कुछ प्रावधान, तो उसके अंतर्गत आप देख लीजिए। पहला ये बोला गया, दो स्वतंत्र राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, चूंकि भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, उस आधार पर बोला गया कि दो स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया जाएगा। दो स्वतंत्र राष्ट्र, चूंकि अब ये स्वतंत्र है, दो स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया जाएगा। कौन है, भारत और कौन है, पाकिस्तान। दो स्वतंत्र राष्ट्र का गठन किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। और जब तक ये स्वतंत्र राष्ट्र का अपना संविधान नहीं बनता है, क्योंकि संविधान तो बनने में बहुत समय लगा था ना, तो संविधान जब तक ये नहीं बनता है तब तक ये क्या रहेंगे, ये डोमिनियन स्टेटस में रहेंगे। मतलब स्वतंत्र तो है लेकिन साथ में ये प्रयोग कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं ब्रिटिश कानून का, ये यूज कर सकते हैं गवर्नर की शक्तियों का, जो वायसराय की शक्ति उनका यूज कर सकते हैं। तो इस आधार पर इनको बोला गया कि जब तक इनका संविधान का निर्माण नहीं होता है, ये एक तरीके से क्या, डोमिनियन स्टेटस, अधिराज्य हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ अभी इनके पास अपना
कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई अपना संविधान नहीं। तो इस आधार पे आप देखते हो कि हमारा संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 1949 में, फिर उसका गठन यानी उसको एक तरीके से हमने फोर्स में लाया कब, 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस, हमारे रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ, हम पूर्ण रूप से गणराज्य हो गए, पूर्ण रूप से हम क्या हुए, सॉवरन स्टेट बन गए। उससे पहले क्या था, एक तरीके से बिकॉज ऑफ हमारा संविधान नहीं बना था, जिसके कारण हम क्या थे, अभी भी कानूनी रूप से हम उन्हीं के कानून का यूज कर रहे थे आम कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, इसलिए हम पूर्ण रूपेण से क्या थे, स्वतंत्र नहीं थे। अब देखिए सेकंड बोला गया कि भाई वायसराय, चूंकि आप देखते हो जब ताज का शासन शुरू होता है 1858 से, तो उससे पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे, लेकिन उन गवर्नर जनरल को हटा करके क्या वायसराय का पद का सृजन किया गया। लेकिन अब यह बोला गया चूंकि अब देश आजाद हो गया तो वायसराय के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और वायसराय के पद की जगह फिर से गवर्नर जनरल के पद को नियुक्ति की गई। तो आपको पता चलता है कि वायसराय के पद को समाप्त और उनके स्थान पर गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत, और दोनों ने अपने अपने गवर्नर जनरल चुन लिए। भारत ने भी अपना गवर्नर जनरल बना लिया और पाकिस्तान ने भी अपना गवर्नर जनरल बना लिया। तो इस आधार पर जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आए तो वायसराय के पद को समाप्त कर दिए गए, और दोनों ही जो स्वतंत्र राज्य हैं वहां पे क्या हुआ, दोनों ही स्वतंत्र राज्य में अपने अपने गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई। इसके अलावा थर्ड, अब देखिए यह बोला गया, अब रियासत की अगर हम बात करें, प्रिंसली स्टेट की बात करें, तो देखो प्रिंसली स्टेट और अंग्रेजों के साथ क्या अपना समझौता था। अब जब अंग्रेज यहां से जा रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे प्रिंसली स्टेट को कि भैया हम यहां से जा रहे हैं, अब आपके और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, आपके और हमारे बीच में जो करार हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो यहां से समाप्त होता है। अब आपके पास अधिकार है कि या कि आप भारत में शामिल हो जाइए, या कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो रियासतों के पास क्या गया था, रियासतों को विकल्प दिया गया था, और रियासतों को बोला गया था कि भैया हमारे और आपके बीच में संबंध समाप्त होते हैं, बिकॉज ऑफ अब हम क्या कर रहे हैं, अपना शासन किसको दे करके जा रहे हैं, हम अपना शासन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो थे अग्रणी नेता उनको दे के जा रहे हैं, जैसे लाइक कांग्रेस है ना। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही पूरे के पूरे गुट शामिल थे, तो हम ये भी बोलना बेवकूफ़ी है कि कांग्रेस ही भरती, हालांकि उसमें एक विवाद बना रहता है, लेकिन अब वो विवाद की इतनी ज़्यादा जरूरत रहती नहीं, तो मैं उन विवादों में नहीं पड़ना है। तो क्या बोला गया कि जैसे अब अंग्रेज यहां से गए तो जो रियासत है, रियासतों के साथ जो समझौता था, रियासतों और अंग्रेजों के बीच में, रियासतों और अंग्रेजों के बीच में जो समझौता था, वो समझौता क्या हुआ, समझौता समाप्त हुआ। अब जब रियासतों और अंग्रेजों के बीच में समझौता समाप्त हुआ तो अब यहां पे क्या किया गया, अब यहां पे यह किया गया कि रियासतों को अधिकार दिया गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तीन ऑप्शन दिए हैं, या कि आप भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या कि स्वतंत्र हो जाओ। अपने में बड़ा विवादित बात है भाई, इसको देखेंगे हम किस तरीके से अलग अलग जो रियासतें थी वो कर रही थी। कुछ रियासतें तो बिल्कुल इजली हो गई थी, लेकिन कुछ रियासतें क्या थी, थोड़ा सा नौटंकी कर रहे थे, जैसे जूनागढ़ रियासत हो गई, जैसे जम्मू कश्मीर की रियासत हो गई, जैसे हैदराबाद की रियासत हो गई, जैसे त्रावणकोर की रियासत हो गई। ये सब रियासतें क्या थी, अपने में बहुत ज़्यादा, एक भोपाल की भी रियासत हो गई थी ना, एक तो इस तरीके की जो रियासतें थी ना वो अपने में बहुत ज़्यादा विवाद कर रही थी। जैसलमेर की रियासत हो गई, तो इस तरीके की रियासतें क्या कर रही थी, अपने में बहुत ज़्यादा एक तरीके से विवाद कर रही थी, लेकिन फिर उनको भी क्या किया गया, हम देखेंगे किस तरीके से उनका विलय, उनका मर्ज भारत में हुआ। जैसे हम देखते हैं कि भैया जो जूनागढ़ की रियासत जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, हैदराबाद में किस तरीके से हुआ था, कानूनी कार्रवाई के द्वारा हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में कैसे हुआ था, विलय पत्र साइन करके हुआ था, तो वो सब हम देखेंगे। तो इस तरीके से क्या किया गया था, रियासतों को भी क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। और कुछ रियासत जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, हालांकि कोई रियासत स्वतंत्र रह ही नहीं पाई। अबे बताओ भाई, भारत और पाकिस्तान दो इतने बड़े देश रहेंगे और उनके बीच में आप छोटे से थोड़ी आप स्वतंत्र रह पाओगे। और जबकि पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, सबको
हड़पना चाह रहा है। कश्मीर वाला पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर वाला, चूंकि वो अपने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको देखेंगे। तो रियासतों और अंग्रेजों के बीच जो समझौता था समाप्त। अब देखो 4th नंबर, जो जनजातीय क्षेत्र थे। अब जनजातीय क्षेत्र कैसे, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र क्या था, अधिकांश जनजातीय क्षेत्र था, ट्राइब वाला एरिया था, वो क्या था, वो अंग्रेजों के पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं आया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ कुछ समझौता कर लिया था। जब अंग्रेजों ने उनके साथ समझौता कर लिया था तो उसका परिणाम यह हुआ था कि अंग्रेज और उनके बीच समझौता है और वो सब चीज़ चल रही है। लेकिन अब अंग्रेज जा रहे हैं, तो भाई जो अंग्रेज जा रहे हैं तो जो अंग्रेजों और जनजातियों के बीच में जो समझौता वो भी समाप्त। तो अब भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, जनजातीय क्षेत्रों के साथ भी क्या करना पड़ेगा, अलग समझौता करना पड़ेगा। तो एक तरीके से जनजातीय क्षेत्रों, जो ट्राइब रीजन है, क्षेत्रों के लिए भी अलग समझौता किया गया है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी अलग समझौता किया गया। इसके अलावा अब देखो, वायसराय के पास सारी की सारी शक्तियां मौजूद है, वायसराय के पास सारी शक्तियां मौजूद, लेकिन अब जो वायसराय का पद तो है नहीं, वायसराय को समाप्त कर दे, तो आखिरकार वायसराय की सारी शक्ति किसके अंतर्गत आ गई, गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गई। और दूसरी बात, एक तो भारत का राज्य सचिव था जो ब्रिटेन में उसका पद था, तो अब भारत के राज्य सचिव के पास जितनी शक्ति थी वो कहां पे गई, तो जो भारत के राज्य सचिव के पास जो शक्ति थी वो सारी शक्ति किसके पास चली गई, जो आपको देखने को मिलता है कॉमनवेल्थ, जो आपको राष्ट्रमंडल का जो राज्य सचिव है उसके पास हस्तांतरित हो गई। इसको अभी अपन समझते हैं। जो भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव का कहने का मतलब जो ब्रिटेन में नियुक्त है, उसकी सभी शक्तियां किसके हाथ में चली गई, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव के पास। मतलब भारत के राज्य सचिव के पास जितनी भी शक्तियां थी, क्योंकि भारत का राज्य सचिव मेन था जो ब्रिटेन में था, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के प्रति क्या था, जवाबदेह था, और वही क्या कर रहा था, एक तरीके से यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहा था। अब चूंकि ब्रिटेन तो भारत का वो बचा नहीं, अब भारत आज़ाद, तो अब जब भारत आज़ाद हो गए तो भाई जो ब्रिटेन में जो बैठा है राज्य सचिव उसके पास जितनी शक्तियाँ वो कहाँ जाएगी। अब चूंकि भारत तो अभी आज़ाद हुआ है लेकिन भारतीयों के पास अभी पूर्ण रूपेण से अधिकार नहीं आए, तो ये बोला गया कि ठीक है भैया, अब वो ब्रिटेन के, अब जो भारत का राज्य सचिव उसके पास नहीं रहेगी, बल्कि वो शक्ति किसके पास चली जाएगी, राष्ट्रमंडल मामला, जो कॉमनवेल्थ नेशन थे उसके मामलों का जो राज्य सचिव था उसके पास आ जाए। और कॉमनवेल्थ कौन था, राष्ट्रमंडल कौन था, राष्ट्रमंडल में वो सभी देश शामिल थे जो क्या थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थे, एक टाइम पे ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वो सभी देश शामिल थे और उसमें भारत भी शामिल था। तो उसके जो राज्य सचिव है उसके पास सभी शक्तियां क्या चली गई। तो इस आधार पर ये एक और पॉइंट, और इसके अलावा जो एक उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा लिख लीजिए 6 नंबर, कि अब जो था ना भारत का जो क्षेत्र बोला जाता है कि सम्राट का क्षेत्र है, अब उस सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया, सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सम्राट शब्द को समाप्त कर देगा। तो ये 6 पॉइंट क्या आपको मिलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ये पॉइंट को रिवाइज कर लेते। सबसे पहले बोला 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, भारत और पाकिस्तान, इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं। ये बोला जब तक संविधान निर्माण नहीं होता तब तक आप क्या करोगे, एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस के उसमें रहोगे, बिकॉज ऑफ चूंकि आपके पास अपना संविधान नहीं है तो आपको कानून की आवश्यकता पड़ेगी। और कानून कौन से, अंग्रेजों के ही कानून है, 1935 का वही अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है, तो उनकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, एक तरीके से अभी आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं हो जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते। इसके अलावा बोला वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वायसराय का पद हमने कब 1858 के एक्ट के तहत लेके आया था, जब ताज का शासन शुरू हुआ था, तो वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे दोनों स्वतंत्र राज्यों में क्या गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई।
इसके अलावा भारत का जो राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव के क्या कर दिया, जिसके पास उसके पास जितनी शक्तियां थी उसको समाप्त कर देगा और उसकी शक्तियों को किसके हस्तांतरित कर देगा, ट्रांसफर कर दिएगा। जो राष्ट्रमंडल मामलों का क्या है राज्य सचिव, उसके पास हस्तांतरित कर दिया। रियासतों के साथ जितना भी एग्रीमेंट था वो रियासत के साथ एग्रीमेंट को समाप्त कर देगा अंग्रेजों के साथ, और बोला गया कि अब रियासत आज़ाद है, या कि वो भारत में शामिल हो जाए, वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या कि फिर वो स्वतंत्र रहे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बोला जा रहा है जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग समझौता, चूंकि जनजातीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र था जो अपने में बहुत ज़्यादा विद्रोह वाला क्षेत्र था, जो अभी भी आपको वहाँ पे दिखने को मिलता है कि अभी भी नागाओं का हो गया, नागालैंड में विद्रोह चल रहा है, मिजोरम में चल रहा है, असम में चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटस में अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ गैंग है, कुछ गुट है जो इस तरीके का विरोध कर रही है। इसके अलावा सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। तो ये इतने पॉइंट जो हो गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत हो गए। तो ये जितना हमने पढ़ा है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने खत्म कर लिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने खत्म कर लिया। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर अगर आप दोगे तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाते। तो 2-3-4 लेक्चर्स हैं, 2-3-4 वीडियोस हैं, 2 आपकी ताज का शासन, 2 आपकी कंपनी के शासन संबंधित और 2-3 आपकी ताज का शासन। तो 4 वीडियो में अपन ने कवर कर लिया। थोड़ा उसको बढ़ाने की कोशिश की ताकि आपको पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो इस तरीके से काम किया है। अब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपन कुछ नया शुरू करेंगे और संविधान में घुसेंगे, संविधान के आर्टिकल से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से अभी अपन ये टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जैसे अल्टरनेट चल रही है वो तो चल ही रही है, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं करें वो कर लें, और लाइक करिए, और भाई कमेंट करिए। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि और क्या अच्छा किया जा सकता है। कुछ आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं जिसको लेकर के हम क्या करें, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं बाद में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।